वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज विस्तार में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जो 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो बहुत ही एक चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति के समीकरण हैं वो भी लगातार बदल रहे हैं और अब एक चर्चा है कि AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी भी एंट्री होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो ओवैसी हैं वो बसपा बहन मायावती के साथ मिलके 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं लगातार प्रबल हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि जो 2029 के अंदर लोकसभा चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं उसका सेमीफाइनल है। और अगर ओवैसी एक एसेट बनते हैं बसपा के लिए तो डेफिनेटली 2029 के अंदर पैन इंडिया लेवल पे भी गठबंधन हो सकता है बसपा का AIMIM के साथ। तो बिंदुवार जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है विधानसभा की 403 सीटें हैं। माइनॉरिटी डोमिनेटेड स्टेट है, मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उनकी बहुत ज़्यादा से है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। और जो मैंने बताया 403 सीटें हैं, उसके अंदर से लगभग 145 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम समाज जो है वो जीत हार का जो डिसीज़न है उनके ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है कि किस तरह मुस्लिम समाज जाता है। 20% पॉपुलेशन है, 145 सीट्स के ऊपर दखल है और मुस्लिम समाज 1990 से लगातार इंटैक्ट है सपा समाजवादी पार्टी के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव के समय से। मुलायम सिंह यादव ने जो माय समीकरण बनाया था 1990 के दौर में मुस्लिम यादव का, वो आज तक इंटैक्ट चल रहा है। उसकी जो बहुत बड़ी रेशो है वो आज भी 35 साल से लगभग जो है माय समीकरण मुस्लिम यादव समीकरण जो मुलायम सिंह यादव जी के समय में शुरू हुआ था, वो अखिलेश यादव जो उनके सुपुत्र हैं उनके साथ इंटैक्ट जुड़ा हुआ है। और 2012 में जो जीत हुई थी, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका थी माय समीकरण की। हालांकि उन्होंने, अखिलेश बाबू ने भी सोशल इंजीनियरिंग करी थी, समाज का अलग अलग जो सेगमेंट है वो उनके पक्ष में आया था, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका रही थी माय समीकरण की। और माय समीकरण के अंदर जो आजम खान साहब हैं, सपा का उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा समाजवादी पार्टी की। जो आज ऊंचाई छू रही है समाजवादी पार्टी, उसके पीछे मुलायम सिंह यादव के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हमेशा आजम खान। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, पिछले 5-6 साल से लगातार जो आजम खान हैं वो जेल की यात्रा कर रहे हैं। कभी जेल में इन है, आउट है, पता भी नहीं चलता है। फिलहाल भी वो जेल के अंदर है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट उनके पास नहीं है, क्योंकि उनकी जो विधायकी है, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, वो तमाम इस तरह के मुकदमे आए तो उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई थी। आजम खान साहब के जो सुपुत्र हैं अब्दुल्ला आजम खान, वो भी, उनके ऊपर भी बेहिसाब मुकदमे हैं। वो भी कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी जेल में इन है, आउट है। तो ये जो आजम खान साहब का परिवार था जो इंटैक्ट जुड़ा रहा सपा के साथ, अभी अखिलेश यादव के साथ, उसके अंदर दूरियां लगातार पैदा होती हैं। जिसकी वजह ये है कि जिस तरह से छवि धूमिल हुई है आजम खान उनके परिवार की, और स्पेशली रामपुर में भी जो एक गढ़ हुआ करता था आजम खान का, लगातार 30-35 साल गढ़ रहा, वहाँ भी उनका कद जो कम हुआ है। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब आजम खान परिवार से दूरी बना के रखे हुए हैं। और हम देख सकते हैं साफ साफ कि जो जितने भी बड़े पोस्टर्स होते हैं उनके अंदर आजम खान की जो फोटो है, जो एक समय ऐसा था कि उनका कद जो है वो मुलायम सिंह यादव के बाद दूसरे नंबर पे वो पावरफुल इंडिविजुअल हुआ करते थे। लगातार कैबिनेट में भी रहे जब सपा की सरकार रही। आज उनका जो फोटो है वो अखिलेश यादव के साथ हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। सपा जो है वो जो यूथ लीडर हैं मुस्लिम समाज से, इकरा हसन,
और मौलाना मोहबुल्ला, इनके साथ अखिलेश यादव की नज़दीकियां लगातार बढ़ रही हैं और आज़म खान के खिलाफ जो तमाम इस तरह के मुकदमे चले हैं उससे अखिलेश बाबू ने दूरी बना के रखी हुई है ताकि जो दूसरा वोट बैंक है उसके अंदर डेंट ना पड़ जाए। तो यानी अभी जो माय समीकरण है सपा का, उसके अंदर कहीं ना कहीं डेंट लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज़म खान जो हैं, ये भी चर्चाएं हैं कि आज़म खान जो हैं उनकी भी बैकडोर जो है बात हो रही है बसपा, वो भी बहन जी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े तबके का ये मानना है कि सपा ने वोट तो ले लिया मुस्लिम समाज का, लेकिन कोई भी अहम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर आज़म खान को छोड़ दिया जाए तो किसी भी मुस्लिम चेहरे को उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया सपा के अंदर, चाहे वो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी या माननीय नेताजी मुलायम सिंह की थी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वो अभी ठगा ठगा महसूस कर रहा है सपा के हाथों। तो जिस तरह से आज़म खान ही एक पैन मुस्लिम नेता थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह से उनका कद पिछले 4-5 साल से कम हुआ है, मुस्लिम समाज में भी उनकी पॉपुलैरिटी तमाम केसों को लेकर कम हुई है, तो वो जो एक स्पेस है मुस्लिम समाज का, उस स्पेस को फिल करने के लिए ओवैसी की जो एंट्री है वो हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो ओवैसी हैं वो, उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा ही रहा है बहन जी बसपा की तरफ। तो जो एक कोर वोटर होता था माय समीकरण के अंदर, जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं ओवैसी के जरिए उसके अंदर डिवीजन होगी और इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा बसपा बहन जी को। और मैं समझता हूं कि लगभग, जैसे मैंने बताया 140 सीट्स पे मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी दखल है, उसमें से 60 से 65 सीटें ऐसी हैं जिसका समीकरण टोटली चेंज हो जाएगा जब यूपी के अंदर 2027 में जिस तरह के अभी समीकरण बन रहे हैं कि कांग्रेस यूपी के अंदर बहुत बड़ी भूमिका देने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा को, और प्रियंका गांधी वाड्रा की जो इक्वेशन है वो बहन जी के साथ काफ़ी बढ़िया है, एवरीबडी नोस दैट। और तीसरा जो ओवैसी साहब इनके साथ जुड़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा गठबंधन बनेगा तीनों पार्टीज का उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी 2027 में जो कि 2029 तक चलेगी। मैंने पिछले अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि पैन इंडिया लेवल पे कांग्रेस जो है वो भी चाहती है बसपा के साथ अलायंस, क्योंकि कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, वेस्ट बंगाल में दलित महादलित समाज का वोट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह यह है कि कांग्रेस के पास कोई भी उस तरह का दलित महादलित बहन मायावती के कद का लीडर नहीं है जिसकी पैन अपील हो बहुजन समाज के अंदर। तो कांग्रेस उस परिप्रेक्ष्य में बहन जी की तरफ देख रही है। ओवैसी साहब देख रहे हैं कि उनका जो दखल है वो हैदराबाद के बाद, तेलंगाना के बाद, महाराष्ट्र में और AIMIM का जो दखल है वो हमने महाराष्ट्र में देखा, और जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 का बिहार के अंदर, तो बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा उलटफेर किया था ओवैसी साहब ने बिहार के अंदर। अब बिहार के साथ जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, तो ओवैसी भी अपनी जो ज़मीन है वो पैन इंडिया जो है लेवल पे उसको और पैनीदार करने के लिए वो भी मेहनत कर रहे हैं, और उनको भी इसके लिए चाहिए बसपा का साथ। मोटे तौर पे जो ओबीसी आएंगे बहन जी के साथ, और कांग्रेस भी चाहती है, कांग्रेस तो खुला ऑफर दे रही है बहन जी को, तो ये जो गठबंधन है इसका सीधा का सीधा झटका लगेगा अखिलेश बाबू सपा को, क्योंकि जो माय समीकरण था जिसके अंदर मुस्लिम लगातार इंटैक्ट 30-35 साल से सपा की तरफ है, वो बहुत मात्रा पे आप देखिएगा कि 2027 में बहन जी की तरफ शिफ्ट होगा। सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर अलग है, तो बहन जी की मैं समझता हूं कि बल्ले बल्ले होने वाली है 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैंने आपको आजम खान वर्सेस ओवैसी का जो चैलेंज है वो भी आपको बताया। बैक फुट पे मुस्लिम वोटर को लेके जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि भंबड़ पूसे में भी फंसे हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि खाली माय समीकरण से सत्ता पे काबिज नहीं हुआ जा सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी स्वर्ण समाज का वोट भी चाहिए अखिलेश बाबू को, उसके अलावा जो BC OBC ST का वोट है
हालांकि शेयर तो एसटी का कम है, वो भी अखिलेश को चाहिए, तभी वो जो है वो 45 के आसपास पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं अखिलेश बाबू, सीधा का सीधा फायदा मिल रहा है बसपा को। इसके अलावा जो चंद्रशेखर रावण साहब हैं, वो भी सेंधमारी कर रहे हैं मुस्लिम समाज में। वो जो आज लोकसभा में पहुंचे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक उनके पीछे सपोर्ट बैंक रहा मुस्लिम समाज का और इनफैक्ट दलित समाज का। तो मुस्लिम समाज में भी जो पैंट है वो छेद लगाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण। और जैसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया आजम खान फैमिली को अखिलेश यादव ने, कुछ हार्ड बार्गेन की बात भी हो रही है, दूसरी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है चंद्रशेखर रावण ने टूवर्ड्स आजम खान फैमिली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान को मिलने के लिए चंद्रशेखर रावण गए, आप इसको नोट करें। और हरदोई जेल में बंद जो पुत्र हैं आजम खान के, अब्दुल्ला आजम खान, उनको मिलने भी चंद्रशेखर रावण के। यानी चंद्रशेखर रावण भी बहुत स्मार्ट मूव कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जो ओबीसी हैं वो बहन जी के साथ आएंगे और जो काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है वो शिफ्ट हो जाएगा सपा का बसपा की तरफ ओबीसी के आने से। और आजम खान क्योंकि एनॉयड चल रहे हैं, उनके डिफरेंसेस है अखिलेश यादव के साथ, तो जो कुछ वोटर जो है मुस्लिम, जो एग्रेसिव मुस्लिम समाज है जो लगातार जुड़ा हुआ है आजम खान के साथ, अगर आजम खान के साथ चंद्रशेखर रावण का अलायंस होता है 2027 के अंदर, आजम खान उनके खेमे में आते हैं, तो मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कुछ ना कुछ उसका एड ऑन एडवांटेज मिलेगा चंद्रशेखर रावण। तो ये मोटा मोटा आज जो है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण है ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से। जहां तक भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का ताल्लुक है, तो वो मैं समझता हूँ वो एक इंटैक्ट जो वोट बैंक है जिसका इम्पैक्ट नीचे तक होता है, वो आज भी योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा हुआ है। और लगभग 400 जैसे 3 सीटें हैं, 150 सीटों का जो एक मैं समझता हूँ एक शुरुआती जो रुझान है आज के, अगर आप ग्राउंड में वहाँ पे जाएं तो वो कहीं ना कहीं बसपा के साथ है, तो माफ कीजिए वो बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी के लिए अभी वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए चैलेंज तभी होगा अगर ऑपोजिशन सारा एकजुट है। बीजेपी के लिए चैलेंज, योगी आदित्यनाथ साहब के लिए चैलेंज जो है वो उत्तर प्रदेश में तभी होगा जब बसपा, कांग्रेस और इनके साथ अगर ओबीसी आते हैं, तो ये जो महागठबंधन बनेगा फिर ये चिंता का विषय बनेगा सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि फिर 3 कॉर्नर जब कहीं भी कंटेस्ट होता है या चौर तरफा होता है, उसका जो एडवांटेज है वो मिलता है बीजेपी को। और अगर 1 to 1 होता है या त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तो उसमें फिर घिर जाती है कहीं ना कहीं भाजपा। इसके अलावा मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैन इंडिया समीकरण बनना है 2029 के अंदर, अगर उसमें कांग्रेस, ओवैसी और बहन जी बसपा ये गठबंधन होता है, तो लगभग इसका जो इम्पैक्ट है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 70 से 75 सीटों का एडिड एडवांटेज मिल सकता है बसपा को। कांग्रेस जो भी 9900 सीट्स पे है, 30-35 सीट का इनको प्लस होगा। और ओबीसी को बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंडरलाइन करने वाली बात है कि अभी तक जो ओबीसी हैं उनको अलगाववाद, यानी कहीं ना कहीं एंटी जो इंडिया है उसके एक विलन के रूप में देखा जाता था। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो सबसे बड़ा प्लस मिलेगा कांग्रेस को और स्पेशली बहन जी को उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का, वो ये मिलेगा कि जिस तरह से ओबीसी ने पाकिस्तान को टारगेट किया था, इनफैक्ट चाइना को और पाकिस्तान को जो असिस्ट करने वाला तुर्की है उसको टारगेट किया था ओबीसी ने, और भारत के साथ वो खड़े हो गए थे। किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ओबीसी इस तरह से अग्रेसिव होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। तो जो हिंदू बेल्ट है उसके अंदर भी जो ओबीसी की इमेज है वो बनी है सॉफ्ट, एक सॉफ्ट मुस्लिम नेता की तरफ बनी है। और यानी जो अब ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है हिंदू मुस्लिम को लेके, पाकिस्तान इंडिया को लेके, वो एक एडिड एडवांटेज जो मिल जाता था भारतीय जनता पार्टी को, वो अब मिलना मुश्किल है। ओबीसी ने जिस तरह से प्रो इंडिया स्टैंस लिया, हिंदू समाज के साथ वो खड़े हुए, ये सारा का सारा बेनिफिट सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बहन जी को इसका बेनिफिट मिलेगा अलायंस के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर। और तमाम 6 से 7 स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पे बसपा को बहुत फायदा होगा। अकेला बसपा को नहीं, तीनों बसपा, ओवैसी, कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन होगी अगर ये अलायंस होता है टाइमली। और इस अलायंस के अंदर जो केमिस्ट्री है, टॉप लीडरशिप,
प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ओवैसी, बहन जी, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, इनकी जो एक कोर टीम बनेगी, उस कोर टीम की जो केमिस्ट्री है वो बहुत एक अपने आप में उसकी इंपॉर्टेंस होगी। और अगर इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, सीटों का बंटवारा बढ़िया तरीके से रहेगा, तो बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। अब मैं उत्तर प्रदेश की कुछ आपको सीटें गिनाऊंगा जहां पे सीधा सीधा बसपा को बेनिफिट होने वाला है। ये सीटें हैं बेहट, सहारनपुर रूरल, नजीबाबाद, धामपुर, कांट, करैना, मुरादाबाद रूरल, संभल, रामपुर, मेरठ, मेरठ दक्षिण, सियाना, फिरोजाबाद, बिस्वा, शाहजहांपुर, देवबंद और बागपत। अब जरूरत यह है कि ये जो अलायंस है, जो महागठबंधन बन रहा है, इस महागठबंधन में एक तो अलायंस की घोषणा जल्द से जल्द हो और ग्रास रूट से जो है वो फीडबैक लिया जाए वर्कर्स का, चाहे वो ओवैसी साहब हैं, बहन मायावती हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी हैं, इनको फील्ड में जाके अपने अपने वर्कर्स तक कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये अलायंस जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए और पैन इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र के अंदर ऑपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने काडर को। दूसरा, अपने काडर को ये भी उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि जो शिफ्टिंग ऑफ वोटर्स होगा, यानी जहाँ पे बसपा का कैंडिडेट खड़ा है उस जगह पे फुल सपोर्ट होना चाहिए फ्रॉम कांग्रेस एंड फ्रॉम ओवैसी साइड, और जहाँ पे कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है वहाँ पे बसपा ओवैसी को आगे आना पड़ेगा फुल सपोर्ट में, और जहाँ पे ओवैसी का कोई कैंडिडेट स्ट्रांग है वहाँ पे बसपा और कांग्रेस को उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। अन्यथा कई बार ऐसा होता है, जैसे बसपा का और सपा का अलायंस हुआ था लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर, तो सपा का जो वर्कर है वो उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया था अलायंस के अंदर, और शिफ्ट हुआ था सपा का जो वोट बैंक, जो वोटर है वो उन्होंने दिल खोल के बसपा के लिए वोट किया था, लेकिन बसपा का जो वोटर है वो नहीं गया था उस तरह सपा के पास, जिसका रीज़न ये भी माना जाता है कि जो लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था जिसमें सपा ने जानलेवा हमला किया था बहन जी के ऊपर, वो जो एक चोट है वो आज भी बसपा के काडर को महसूस होती है, जो बहन जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्योंकि आइडियोलॉजी भी अलग अलग है कहीं ना कहीं सपा की बसपा की। तो मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में टाइमली अलायंस हो और केमिस्ट्री जो है इस अलायंस की अगर बेहतर रहेगी तो आप देखिएगा कि 2027 के अंदर ये महागठबंधन जो बनने वाला है इसको जीत मिलेगी, और इस जीत का जो एडवांटेज है वो बसपा, कांग्रेस, ओवैसी तीनों को होगा। और बहुत मुमकिन है कि जब बहन जी 2027 के अंदर यूपी की चीफ मिनिस्टर बनेंगी, उसके बाद सीधी सीधी बहन जी की दावेदारी दिल्ली की सत्ता पे होगी। 2029 उनका अंतिम लक्ष्य है। दलित समाज, बहन मायावती ने जिस तरह से मेहनत करी, लगभग 40 साल की तपस्या है बहन जी की इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, कोई भी उनके ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का जो एलिगेशन लगाया जाता है प्रूफ नहीं हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरी छवि है, और भारत को पहली दलित महिला के रूप में अपनी प्राइम मिनिस्टर भी मिल सकती है। केवल और केवल क्या करना है, बहन जी को पूरी तरह से एक्टिव होना है। आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा की ग्राउंड पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना है, सोशल इंजीनियरिंग को इंटैक्ट करना है 2007 की तरह जो यूपी में हुआ था, और कांग्रेस के साथ बिल्कुल जो अलायंस है वो सेगमेंट वाइज माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे होना चाहिए। जिस तरह से अंडर करंट भागती है भारतीय जनता पार्टी सेगमेंट टू सेगमेंट, सीट टू सीट, वार्ड टू वार्ड वाइज, उसी तरह से बहन जी, ओवैसी और कांग्रेस के गठबंधन को उसी तरह से ही काम करना पड़ेगा। और ये भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा भारत की जनता को कि जो ओवैसी हैं ये अब पहले की तरह से अलगाववाद वाले नेता नहीं हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली ये कोशिश करेगी डैमेज करने का कि एक अलगाववाद टाइप का नेता जिसने तमाम स्टेटमेंट्स दी थी, उनके छोटे भाई ने भी दी थी कि कुछ देर के लिए पुलिस अगर हटाई जाए तो फिर हम बताएंगे, एक थ्रेट किया था उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिंदू समाज को लेकर। लेकिन वो जो बातें हैं वो पिछली बातें जो हैं वो अभी ठंडे बस्ते में हैं। ओवैसी का नया रूप हमको मिला है अभी देखने में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने तमाम दूसरे कंट्रीज़ के अंदर दौरा किया तो वहाँ पे जो पक्ष रखा है, जो फेवर रखा है भारत की तरफ से, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। तो मुझे लगता है कि ये जो समीकरण अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं
इसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट होगा बसपा को, लेकिन कांग्रेस को और ओवैसी जी की पार्टी को भी इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू।